हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आप सबके लिए हम लेकर आ चुके हैं क्लास 11th के फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 3। यदि आप अभी तक हमारा फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में सभी मॉडल सेट का जितना अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाइए और देख लीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि इसका हमें PDF भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा जो है वो टेलीग्राम का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे सारा इंफॉर्मेशन और PDF आपको मिल जाएगा। जैसे ही इस वीडियो पे 1 के व्यू होगा हम आपको इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज, यानी न्यूटन गति का जो पहला लॉ होता है, कहने का मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रेविटी के नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल मोशन के नाम से, द लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से, या फिर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? यानी कि जड़त्व का नियम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी वाले थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहता है इफ अ पर्सन सिटिंग इन अन ओपन कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप इन द एयर, कहता है कि देन वेयर विल बी द बॉल फॉल। समझिए आराम से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक जो पर्सन है वो सिटिंग है, सिटिंग यानी बैठा हुआ, कहाँ? एक ओपन कार में, है ना, जो घूम रहा है कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कैसे घूम रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब वो जो बैठा हुआ है उसमें खुली कार में वो थ्रो करता है एक बॉल को, यानी बॉल को फेंकता है कार पे। जैसे मान लीजिए ये बैठा हुआ है, कोई बच्चा, जैसे अभी देखते होंगे आप ऊपर में यहाँ पे खुला हुआ रहता है कि नहीं, तो यहाँ पे मान लेते हैं खुला हुआ हम खड़ा था और फिर बॉल को फेंकता है ये बच्चा ऊपर। क्या, कहाँ फेंकता है? ऊपर, एकदम सीधा। तो वही कहता है कि हवा में फेंकता है, तो बोलता है कि देन वेयर विल बी दी बॉल फॉल, तब ये बॉल जो ऊपर फेंका है ये बच्चा, वो बॉल कहाँ गिरेगा, वही बोल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये जब कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और ये बॉल को जो ऊपर फेंकेगा तो ये तो आगे बढ़ जाएगा ना, तो बॉल कहाँ गिरेगा? इस जो ये फेंकेगा उसी के पीछे गिरेगा, है ना। जो ये फेंकेगा, जो भी व्यक्ति रहेगा, जो भी यहाँ पे पर्सन रहेगा उसके पीछे गिरेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखा है कि आउटसाइड द कार, यानी कार के बाहर गिरेगा, है ना। तो कार के बाहर कहाँ? चारों आगे भी तो गिर सकता है, बाएं दाएं कहीं भी गिर सकता है ना, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी कहता है कि इन दी कार अहेड ऑफ द पर्सन, यानी कार के सामने गिरेगा, तो नहीं, ये ऐसा होगा नहीं। ऑप्शन सी कहता है इन दी कार टू दी साइड ऑफ द पर्सन, बोल रहा है कि पर्सन के साइड में गिरेगा, फिर दायां फिर बायां, तो ये भी नहीं होगा, है ना। बोलता है कि एग्जैक्टली इन दी हेड विच इज थ्रो, देखो यहाँ होगा एग्जैक्टली बैक, क्या होगा? एग्जैक्टली बैक, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, इन दी हैंड विच थ्रो इट अप, कहने का मतलब कि उसके एग्जैक्ट बैक में गिरेगा, यानी जहाँ से वो हाथ से फेंकेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से वो फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है, तो ये उसका हाथ है तो इसके जस्ट पीछे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? हाथ के जस्ट पीछे। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप दौड़ते हुए जाइए और गेंद को फेंकिए, आपके जस्ट पीछे गिरेगा, है कि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन फिक्स एकदम ऑप्शन के साथ हम वादा किए कि आपसे 5 मॉडल सेट देंगे, जिसमें से आपका 30 क्वेश्चन फिक्स रहेगा 100%। 40 का 40 का गारंटी नहीं लेंगे, 30-35 क्वेश्चन एकदम फिक्स आपके बोर्ड परीक्षा में नजर आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है एग्जाम का। जब तक हम 5 मॉडल सेट देंगे, साथ ही एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको कुछ और VVI क्वेश्चन कराएंगे, बस आपको उतने पढ़ना है। और नहीं भी पढ़ें तो कोई बात नहीं, यदि पढ़ें तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ बस टर्न सडनली वेयर आर पैसेंजर थ्रो आउटवर्ड, क्या बोल रहा है समझिए आराम से। कह रहा है कि एक कार है, एक बस है, मतलब बस है, वह बस वो क्या करता है? टर्न लेता है सडनली, यानी अचानक वो मुड़ता है ना। तो क्या बोलता है कि वाई आर पैसेंजर थ्रो अपवर्ड, तब कहता है कि जो पैसेंजर होता है उसमें बैठा हुआ वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा बाहर की ओर झुक जाता है, बाहर की ओर। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ टर्निंग है, क्या बोलते हैं? टर्निंग। आप कोई मान ले इधर से बस जा रही है और बस यहाँ मुड़ती, तो आदमी इधर नहीं झुक जाता है ना, इधर झुक जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो इधर आखिर झुक जाता है तो वो क्यों झुकता है? तो यहाँ कहता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन के कारण, स्पीड ऑफ मोशन, या फिर बी और सी दोनों, या फिर ये दोनों बोल रहा है ना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंपल है, आपको पता होगा इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हिंदी वाले थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि इन दी कॉमन टू गिव अ सडन जार्क टू अ वेट क्लॉथ टू रिमूव वाटर फ्रॉम इट। समझिए आराम से क्या बोल रहा है कि इन डूइंग सो वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस रूल। समझिए क्या बोल रहा है कि इट अ कॉमन टू गिव अ सडन जंक टू अ वेट क्लॉथ टू रिमूव वाटर फ्रॉम, कहने का मतलब कि एक भींगा हुआ क्लॉथ है ना, एक भींगा हुआ क्या है?
क्लॉथ है ना, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को रिमूव कर रहे हैं। कहने का मतलब मान लेते हैं हम कपड़ा धोते हैं उसमें पानी रहता है, फिर उसको सुखाने से पहले हम लोग झाड़ते हैं कि नहीं, तो वही बोल रहा है कि यहाँ मान लेते हैं कि एक जो क्लॉथ है वो वाटर, उससे वाटर हम लोग रिमूव कर रहे हैं, यानी जो भींगा हुआ क्लॉथ है ना, यानी कि जो कपड़ा है उससे वाटर हम लोग रिमूव कर रहे हैं। कैसे, तो उसको झाड़ के। तो वही कहता है कि इन डूइंग सो, ये जो हम लोग काम करते हैं झाड़ने वाला काम, कहता है वी टेक एडवांटेज ऑफ विच रूल, तो ये कौन सा नियम का हम लोग यूज करते हैं, है ना, यानी कि लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारे नियम होता है ना, तो हम लोग किस नियम का यूज करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिंपल सा पता होगा कि हम लोग इस नियम में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है ना, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको पता ही होगा कि कोई भी बॉडी हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, फोर्थ का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू वेक्टर। समझिए क्या बोल रहा है कि इन चारों में से, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीपल है, डिवीजन है, इन चारों में से हम लोग किस चीज़ का यूज जो है वो हम लोग वेक्टर में नहीं करते हैं ना, हम लोग किसको वेक्टर में एप्लीकेबल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। एडिशन हम लोग कर सकते हैं वेक्टर का, बिल्कुल कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, हाँ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, हाँ डिवीजन नहीं होता है ना, कभी भी वेक्टर का डिवीजन नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे लिखा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देयर वेक्टर सम इज इक्वल टू। कहने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर है ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, दोनों मान लेते हैं क्या है, एक दूसरे के वेक्टर जो है वो पैरेलल है, तब कहता है कि इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा, इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड के अंतर के बराबर, यानी माइनस के बराबर होगा, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड के गुना के बराबर होगा। सम मतलब जोड़, डिफरेंस मतलब घटा, और प्रोडक्ट मतलब गुना, ठीक है। या फिर होता है जीरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग जोड़ेंगे तब हमको आएगा टोटल वेक्टर का रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 6ठा का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर ए है ना, तो हमको वेक्टर ये लिखा हुआ, ठीक है। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे, तो आपको पता होगा इसमें हम लोग मॉडुलस लगाते हैं ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोड वेक्टर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये मोड जब हम लोग लगा देते हैं वेक्टर पर, तो ये बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है इसका मैग्नीट्यूड, है ना। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे, क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटीज। कहने का मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट जो देता है वो क्या देता है, टॉर्क देता है, इंपल्स देता है, लीनियर मोमेंटम देता है, फिर एंगुलर मोमेंटम देता है। तो सिंपल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम देता है। क्या देता है हमें, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 9th नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट एक्सपीरियंस। कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी बदल रहा है, तब वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन। तो सिंपल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है मतलब स्पीड चेंज कर रहा है, और स्पीड चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी में ही जो चेंज आता है उसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इन अ मोशन फॉर सम टाइम। कहने का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल है वो है मोशन में, मोशन यानी गति में है, तो इन चारों में से कौन सा क्वांटिटी जीरो होगा, है ना। स्पीड कैसे होगा जीरो, फोर्स तो कुछ लगेगा ही लगेगा, टाइम तो लेगा ही तब ना मोशन में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उस केस में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब कोई मोशन में है, रुका ही नहीं है, तो हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं ना काउंट कर सकते हैं, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, है ना, या फिर नॉट डिटरमाइंड, हम लोग बता नहीं सकते उस टाइम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी ये 4 दिया है, हमें बताना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल कौन सा है। अ कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट रोड, यानी कि एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन पर या फिर स्ट्रेट रोड पर कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट। हाँ देखिए क्या बोल रहा है कि एक कार है वो रेस्ट में रह के एक्सेलरेट कर रहा है,
तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कोई वस्तु जो है वो इक्वल टाइम में क्या करता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस शेयर करता है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे एक कार है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है और वो भी कब, रेस्ट में चेंज हो रहा है, तो रेस्ट में चेंज होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, यानी 11th का सही नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोलता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजेक्टरी एंगुलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब क्या है कि इन चारों में से हमें बताना है कि जो ट्रांजेक्टरी एंगुलर होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो क्या हमें देता है, टॉर्क देता है, फोर्स देता है, वेलोसिटी देता है, फिर मास देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, हमें मास देता है। क्या देता है हमें, मास। यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हमें जो है जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है। जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप कहने का मतलब कि ट्रांजेक्टरी एंगुलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें से जो मास है वो हमारा क्या है, जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप, यानी कि द्रव्यमान। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द सेम डायमेंशनल एज इम्पल्स। कहने का मतलब बताना है कि इन चारों में से किसका डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स के बराबर होगा, यानी जो इम्पल्स का होता है सेम डायमेंशनल फार्मूला किसका है, फोर्स का, मोमेंटम का, वर्क का या फिर पावर का। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम और इम्पल्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो दोनों सेम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल क्वेश्चन कि द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज। कहने का मतलब जो डायमेंशन फार्मूला होता है किसका, प्रेशर का, वो क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आपको फोर्स का तो याद होगा MLT-2। क्या होता है, MLT-2। ठीक है, अब एरिया का होता है आपको पता होगा L² होता है। एरिया का मतलब लेंथ होता है L×B, तो L² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L²। ठीक है, अब देखिए ये पावर है, यहाँ पे प्लस का मतलब मानिए 2, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बनेगा क्या, समझिए, यहाँ हो जाएगा MLT-2 और ये प्लस वाला है, यहाँ ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो समझिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं, MLT-2। ठीक है, यह है पहले से। अब एक L गया ऊपर और यहाँ प्लस में था नीचे, मतलब तो यहाँ हो जाएगा माइनस में। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे M का तो M होगा, अब यहाँ L है, मान लीजिए कुछ नहीं तो +1 है, और यहाँ पे है -2। अब बेस सेम रहता है तो आपको पता है कि पावर जो होता है वो जुड़ जाता है, तो +1 में -2 जोड़ेंगे तो L पर पावर -1 ना आएगा, और यहाँ पे T-2। तो ये हो जाएगा ML-1 और T-2, यानी इसका सही आंसर दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 का सही नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो आपको सिंपल पता ही होगा, इतना पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं ताकि याद हो जाए बहुतों को। बोलता है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कहने का मतलब कि बताना है कि इन चारों साइंटिस्ट में से सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला था, मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन था कि हमें किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो यहाँ कहता है मोरिके गैलियार्ड, या फिर कहता है गैलीलियो गैलीली, या फिर कहता है कि यहाँ पे गैल्वेनी, या फिर कहता है जोसेफ फ्राउर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। यानी जो जोसेफ फ्राउर थे उन्होंने हमें बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, प्यारा सा क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। कितना सिंपल है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। आप लोग पढ़ेंगे IT होता है ना, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, T मतलब टाइम, या फिर आप पढ़ेंगे I बराबर Q/T। तो बात सेम है ना, दोनों इसी से ना ये बना है। तो Q बराबर IT होता है। देखिए IT मतलब I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है हम लोग दिखाते हैं ये से। T मतलब टाइम हो गया, और टाइम को हम लोग दिखाते हैं T से, तो क्या बन गया ये T, है ना। Q बराबर IT होता है, तो यहाँ I का ये हो गया और T का T हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 2, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल है, इतना सिंपल कुछ हो सकता है। चलिए अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट H एंड डेप्थ D फॉर द सेम चेंज इन G। कहने का मतलब G में जो है किसी ऑब्जेक्ट का सेम चेंज आ रहा है, तो बोल रहा है कि H और D के बीच में जो रिलेशन आता है वो क्या आता है। तो सिंपल है, D बराबर 2H होता है। इस तरह से कहीं सेम चेंज आ रहा है G में, तो जो H और D के बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है, D = 2H, जहाँ D मतलब डेप्थ होता है और H मतलब हाइट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सब। तो 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कहता है एट सी लेवल द बॉडी विल हैव मिनिमम वेट एट। कहने का मतलब क्या है कि सी लेवल पर जो बॉडी का मिनिमम वेट होता है वो कहाँ होता है, पोल पर, इक्वेटर पर, 42 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर, या फिर 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। तो इक्वेटर पर जो बॉडी का जो
क्या बोल सकते हैं, वेट वो सबसे मिनिमम होता है ना, कहाँ, तो एक सी लेवल पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो हम देख सकते हैं, कहता है एक शरीर का न्यूनतम वजन क्या होगा, कहाँ पे, समुद्र तल पर। तो भूमध्य रेखा पर देखा जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर किसी भी शरीर का न्यूनतम वजन होता है, ठीक है, यानी कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम वहाँ पे वेट वो शो करेगा, यानी सबसे कम वहाँ पे जी का वैल्यू लगेगा, कहाँ, इक्वेटर पर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। कहने का मतलब क्या है कि किसी कारणवश ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो है ना। अब कहाँ है वो, किसी कारणवश होगा, तो कहता है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन। तब कहता है कि उसी टाइम जब ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। कहता मस्ट बी वेरिएबल, बदलता रहना चाहिए, या फिर मस्ट बी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट होना चाहिए, कैन नॉट बी जीरो यानी जीरो नहीं होगा, या फिर मस्ट बी जीरो यानी जीरो होना चाहिए। तो इसका 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कहीं जीरो है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, यानी ना बदलेगा ना घटेगा ना जीरो, मतलब जीरो होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, जो था वो था, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास एम। कहने का मतलब कि कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, एम है, और उसका जो डिस्टेंस है वो आर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय आर, जी एम बाय आर होता है ना, क्या हो जाता है, जी एम बाय आर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा है, 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि प्रेशर डिक्रीज इफ डिक्रीजेज, यानी कि प्रेशर जो है उसका वैल्यू कब घटेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का दिमाग लगाइए कि वैल्यू कब घट सकता है, प्रेशर का वैल्यू कब डिक्रीज होगा, जब एरिया का वैल्यू इंक्रीज होगा तब ना होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रेशर का वैल्यू तब डिक्रीज होगा जब फोर्स का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है ना, यानी कि फोर्स भी घटेगा और एरिया बढ़ेगा, फोर्स घटेगा और एरिया बढ़ेगा, तब जो होगा वो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। और वो कहाँ लिखा देखो, ओनली द फोर्स इज इंक्रीज। अब देखिए फोर्स इंक्रीज करेगा तो कैसे डिक्रीज करेगा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। ओनली द एरिया इज डिक्रीज बट नॉट फोर्स। देखिए अब फोर्स कांस्टेंट रहेगा और एरिया डिक्रीज होगा, तब पर भी प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एरिया जो होता है वो फोर्स बराबर क्या होता है, मतलब कि कहने का मतलब कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एरिया डिक्रीज कर रहे हैं, एरिया घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज तो नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा ना। चलिए अगला है सी नंबर कि आइदर एरिया डिक्रीज और फोर्स इंक्रीज। अब समझिए यहाँ पे बोल रहा है एरिया डिक्रीज, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया घटा रहे हैं, एरिया यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीज, अब एरिया घटा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो ये भी घटेगा नहीं, तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा। अब लास्ट में बच गया डी, तो इसको बिना देखे सुने सही मार दीजिए या फिर समझ लीजिए। तो आइदर फोर्स डिक्रीज, सिंपल समझिए, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स बोल रहा है डिक्रीज कर रहा है, बहुत सही। यहाँ बोल रहा है एरिया इंक्रीज, हाँ एरिया इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, देखिए यही मिल गया ना, सिंपल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होगा तब अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम वेयर शुड इट सेंटर ऑफ द बाउंड्री बी लोकेटेड। समझिए आराम से क्या बोल रहा है। कहता है कि फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी, यानी कोई एक बॉडी है ना वो तैर रहा है, फ्लोट करना मतलब तैरना, ठीक है, वो भी कैसे तैर रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी वो उसका इक्विलिब्रियम जो है एकदम स्टेबल है, ठीक है। तो बोलता है कि वेयर शुड बी इट्स सेंटर ऑफ बाउंड्री बी लोकेटेड। तब बोल रहा है कि जो उसका सेंटर ऑफ बाउंड्री होगा किसका, तो फ्लोटिंग बॉडी का, यानी उस पर जो सेंटर ऑफ बाउंड्री लगेगा वो किस ओर से लगेगा, वो कहाँ लोकेटेड होगा। तो कहता है कि एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के सेंटर में, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और मे बी एनीवेयर, यानी कहीं भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी उसका जो सेंटर ऑफ बाउंड्री लोकेटेड होगा वो कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, है ना, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, अबव यानी होता है ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला से 100% 3 क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, फिक्स पूछेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलिए और जितना हम बता रहे हैं उसी के अंदर आएगा एकदम वो ऑप्शन के साथ। कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है, जो 23 नंबर होता है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ML-1 T-2। अब देखिए समझिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेन और स्ट्रेस का रेशियो, है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होता है, रेशियो। तो स्ट्रेन का जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, और जो स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है,
फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया का हम लोग निकालेंगे तो आएगा प्रेशर का, यानी कि जो प्रेशर का आएगा वही क्या इसका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यानी M L-1 T-2। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको बता देते हैं ताकि थोड़ा भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। 24 नंबर कहता है अंश मॉडुलस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन, कहता है जो अंश मॉडुलस होता है किसी भी वायर का वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर, इट्स लेंथ, इथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग इसको बोलते हैं, जैसे वायर है तो ये इसका कहलाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, बोलता है इट्स मटेरियल या फिर बोथ ए एंड बी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इट्स मटेरियल, यानी मटेरियल पर डिपेंड करेगा वायर का। ठीक है, अंश मॉडुलस, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलता है, कहता है ऐसा यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटीज़, कहने का मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी होता है यानी दबाव जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो देखिए दबाव जो होता है, देखिए दबाव कहने का मतलब समझिए एक तरह का प्रेशर का ही टाइप होता है। प्रेशर होता नहीं है लेकिन एक तरह से प्रेशर ही होता है ना। तो प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, और दबाव का होता है एरिया अपॉन फोर्स, उल्टा होता है ना। जो दबाव होता है यानी कंप्रेसिबिलिटी होता है उसका क्या होता है? एरिया अपॉन फोर्स, और एरिया का जो होता है यूनिट वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना। एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर होता है ना, और फोर्स का होता है न्यूटन, यानी कुल मिला के लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, है ना। तो कहने का मतलब देखिए कहाँ मिल रहा है, हाँ तो सेम है, देखो न्यूटन पर, देखिए पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो बात सेम हुआ ना। इसको पहले लिखेंगे इसको बाद लिखेंगे, मेन तो ये होता है लेकिन हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक और यूनिट बता देते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी का। एक होता है पर पास्कल, है ना, पास्कल नहीं पर पास्कल। क्या होता है? पर पास्कल, यानी पास्कल पर इनवर्स, इसको हम लोग बोलते हैं पर पास्कल। तो ये भी एक ऐसा यूनिट भी होता है ना, 2 यूनिट होता है इसका। ठीक है, तो वैसे इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज, कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर उसका जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कितना होगा? 0, इन्फिनिटी, नेगेटिव, या फिर लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर जो उसका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, कहने का मतलब क्या है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/T, 2πf, या फिर ओमेगा बराबर 2πa, या फिर ओमेगा बराबर 2π/k। तो सिंपल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ओमेगा बराबर 2π/T, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए इससे प्यारा क्वेश्चन हो सकता है कुछ। द फेस ऑफ अन ऑसिलेटर एट टाइम t इक्वल टू 0 इज 45 डिग्री, कहने का मतलब कोई फेस ऑफ ऑसिलेटर है जिसका टाइम t इक्वल टू कितना है? 0, और उसका जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री। तो बोलता है व्हाट इज द फेस कांस्टेंट, तब जो फेस कांस्टेंट होगा, यानी फेस कांस्टेंट कहने का मतलब जो एंगल कांस्टेंट, यानी ये जो साई है उसका वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, उसका वैल्यू इन रेडियन, है ना। यानी समझना है कुल मिला के कि 45 डिग्री है किसी फेस ऑफ ऑसिलेटर का जो एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो फेस ऑफ ऑसिलेटर यानी कि जो साई होगा उसका वैल्यू रेडियन में क्या होगा, यानी कुल मिला के 45 डिग्री को रेडियन में बदलना। तो सिंपल है कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग उसको इंटू करते हैं π/180 से। अब क्यों करते हैं 180 से, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे 180 से इसको क्या इंटू करेंगे, तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे काटेंगे इसको, किससे काटेंगे हम लोग? किससे काटते हैं? 9 से काटते हैं। देखिए 9 × 5 = 45, और 9 से काटते हैं तो 20 बार में होगा 180। ठीक है, देखिए 5 × 5 और 5 × 20, यानी आ जाएगा π/4। क्या आ जाएगा? π/4, और ऑप्शन नंबर ये है π/4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। रेडियन में बदलते हैं तो हम लोग π/180 से इंटू करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पेंडुलम अंडरगोज SHM, यानी एक पेंडुलम है वो किसमें? SHM में है, और इफ इट्स लेंथ इज हाफ, और क्या बोल रहा है कि उसका लेंथ हाफ कर दे रहे हैं, तो हाउ डज द इफेक्ट ऑफ देयर टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? देखिए समझिए एक पेंडुलम है उसका हम लोग लेंथ को आधा कर दे रहे हैं, तो बोलता है कि उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? तो सिंपल है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 0 होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर नन ऑफ दिस। तो सिंपल है कि हम लोग हाफ कर रहे हैं उसके लेंथ को, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे डिक्रीज करेगा थोड़ा समझना। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है किसका? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π × √L/g, है ना। L मतलब लेंथ होता है, G यानी होता है ग्रेविटी। ठीक है, ये रूट अंडर में आता है। ठीक है, अब रूट अंडर में आता है, समझिए हम लोग L को कर रहे हैं L/2, यानी घटा रहे हैं एक तरह से। अब घटा रहे हैं तो देखिए इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन ना हमको नजर आ रहा है। अब ये घटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये भी घटेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज। हाँ, पूछता कि कितना घटेगा तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, और उतना पूछेगा नहीं आपको क्योंकि आप प्यारे बच्चे हैं, उतना नहीं पूछेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 30 नंबर क्वेश्चन कहता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडरगो SHM द बेस्ट डिस्क्राइब बाय। क्या बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, वो किस में है, SHM में है। तो बोलता है कि वो सबसे अच्छा डिस्क्राइब किसके द्वारा करेगा, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, एक पैराबोलिक कर्व के द्वारा, एक साइन वेव के द्वारा, फिर एक एक्सोपोटेंशियल कर्व के द्वारा। तो एक साइन वेव के द्वारा सबसे अच्छा वो दिखाएगा, है कि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन कि यूनिट ऑफ टेकन हीट ऑफ फ्यूजन इज। तो हीट ऑफ फ्यूजन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केजी। क्या होता है, जूल पर केजी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्लेरोमेट्री, है ना। क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अनुसार से क्या होगा, हीट इज लेस देन हीट गेन, हीट लॉस इज ग्रेटर देन हीट गेन, या फिर हीट लॉस इज नॉट रिलेटेड टू हीट गेन, यानी कोई संबंध नहीं होता है, या फिर लास्ट में कहता है हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितना हीट लॉस होगा उतना वो हीट क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। बस आपको 5-7 क्वेश्चन बचा हुआ है। कहता है वेपराइजेशन इन द प्रेशर ऑफ चेंजिंग इज। कहने का मतलब जो वेपराइजेशन होता है वो एक प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन, वो कौन सा प्रोसेस होता है ना। वेपराइजेशन में क्या होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, गैस से सॉलिड बनता है, क्या होता है, तो गैस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। क्या वेपराइजेशन में गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट जाता है, देख लेंगे। लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट, सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कहता है बोथ ए एंड सी। तो आपको सिंपल से पता होगा कि वेपराइजेशन में होता क्या, लिक्विड ना वेपर बनता है, यानी वेपराइजेशन में लिक्विड बनता है किस में, गैस में। तो लिक्विड स्टेट थ्रू गैस स्टेट, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट। सिंपल, आप देखिए उल्टा बोल रहा है। यहाँ था हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं लिक्विड से गैस में बदलना, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि हमको बताइए कि कोई जो प्रोसेस है उसमें से गैसियस स्टेट में, यानी कोई ऑब्जेक्ट गैस में है और वो बदल रहा है लिक्विड में। तो इसको हम लोग पहले बता चुके हैं, जैसे जो पानी गिरता है वो उसी का उदाहरण है। पानी कैसे गिरता है, कंडेंसेशन के अनुसार, यानी कि पहले क्या होता है, पानी बनता है भाप में, है ना, तो वेपराइजेशन हो गया। अब वो भाप जो होता है वो बन जाता है बादल और वो पानी में गिरता है, तो वो बोलते हैं उसको हम लोग कंडेंसेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे उन्होंने कहता है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सिंपल है, पहले इसका यूनिट हमको पता होगा तब ना निकालेंगे। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी का यूनिट जो होता है, इसको रो से दिखाता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि ये क्या लिख दिए सर, पी मतलब क्या होता है, तो ऐसा नहीं समझना है। पी बराबर होता है रो, समझिए ना, पी जैसा होता है ये पी होता नहीं, ऐसे होता है रो, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर जो आपका होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला वो होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को हम लोग दिखाते हैं एम से, और वॉल्यूम मतलब एल इंटू बी इंटू एच, यानी हो गया एल क्यूब। क्या हो गया, एल क्यूब। क्या हो गया, एल क्यूब, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में पावर, तो एम एल पर -3। तो इसका सही आंसर आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा आपके सामने, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे देख सकते हैं विच फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन ml-1 d-2। देखिए अभी ऊपर बता चुके हैं, ये सेम डायमेंशन फॉर्मूला। बताइए किसका है, वर्क, पावर, मोमेंटम, प्रेशर, किसका हो जाएगा बताइए। अभी तो कुछ देर पहले बताए, प्रेशर का ऊपर में बताए थे ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 ग्राम ऑफ मीटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी रिलीज विल बी। क्या बोलता है कि कोई मीटर है वो कितना है, 1 ग्राम है, उसको हम लोग बदलेंगे एनर्जी में, तो कितना जूल एनर्जी देगा, 9 × 10⁻6 जूल, 9 × 10⁻8 जूल, 9 × 10⁻13 जूल, 9 × 10⁻12 जूल। तो इसका वैल्यू आएगा कितना, 9 × 10⁻13 जूल। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलता है कि द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कॉमर्शियल यूनिट जो होता है एनर्जी का, वाणिज्यिक इकाई, वो क्या होता है, जूल, वाट, किलोवाट आवर, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर, जिसको डिनोट करते हैं KWH से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 KWH किसके बराबर होता है, कितना सिंपल है, होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के, यानी 39 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे बदलते हैं आपको तो पता ही होगा, उतना टाइम नहीं लेंगे, आपको याद कर लेना बस। 14 नंबर क्वेश्चन कि आफ्टर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, यानी कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी मूव इनटू अपोजिट डायरेक्शन, बॉडी अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, बॉडी स्टिक टुगेदर, यानी एक दूसरे से बॉडी जो होता है वो स्टिक हो जाता है, यानी चिपक जाता है, और बॉडी कम
एट रेस्ट यानी बॉडी रेस्ट में आ जाता है, फिर नन ऑफ दी, तो क्या हो जाएगा, तो बॉडी एक दूसरे से स्टिक हो जाता है, नहीं चिपक जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सही। तो ये हो गया आपका मॉडल सेट नंबर 3, यानी कि फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आपको 2 मॉडल सेट हम बाद में देंगे, तो आप कमेंट में बताना है कि आपको अगला मॉडल सेट किसका चाहिए, है ना। तो हम प्रयास कर रहे हैं या फिर मैथ का आपको देंगे या फिर आपको देंगे क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर साइंस का या फिर बायोलॉजी का। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपको किसका मॉडल सेट चाहिए या फिर इंग्लिश का, तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नए मॉडल सेट में, एक नया मतलब सब्जेक्ट का मॉडल सेट, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर करें, फिर बहुत अच्छा लगेगा हमें, है ना।